इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्होंने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और ऐसे ही दो नाम हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी। तो चलिए आज इन दो ताकतवर हमलावरों के दौर को समझते हैं जिनकी छाप आज तक महसूस की जाती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले गजनी का उदय कैसे हुआ, फिर भारत पर उसके हमलों की बात करेंगे। उसके बाद सीन में गोरी की एंट्री कैसे हुई, फिर वो लड़ाइयां जिन्होंने इतिहास बदल दिया, और आखिर में कैसे एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है गजनवी साम्राज्य के बनने से। देखते हैं कि आखिर सेंट्रल एशिया में एक छोटे से तुर्क कबीले ने कैसे एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव डाली, जिसकी नज़रें भारत की बेहिसाब दौलत पर टिकी थी। देखिए, इस साम्राज्य की नींव 932 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने रखी थी। कुछ दशकों के बाद 977 ईस्वी में सत्ता आई सुबुक्तगीन के हाथों में, और यहीं से इस नए साम्राज्य का असल विस्तार शुरू हुआ। तो सुबुक्तगीन का जो बेटा था महमूद, उसने सिर्फ 27 साल की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी संभाल ली, और अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता ली। खलीफा ने उसे यामिन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ जैसी उपाधियां दी, जिससे उसकी हुकूमत को एक मजबूती मिली। अच्छा, अब सवाल ये है कि गजनी की इस बढ़ती ताकत का भारत पर क्या असर हुआ। यहीं से भारत के लिए लूटपाट और तबाही के एक लंबे दौर की शुरुआत होती है, जिसका एक ही मकसद था, यहां की दौलत हासिल करना। महमूद के राज की जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है भारत पर उसके हमले। एक दो बार नहीं, बल्कि उसने भारत पर पूरे 17 बार हमला किया। और एक बात बिल्कुल साफ थी, इन हमलों का मकसद कोई साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के खजाने को लूटना था। उसने राजा जयपाल को हराया, नगरकोट और थानेसर जैसे अमीर शहरों को लूटा, लेकिन उसका सबसे बड़ा और बदनाम हमला 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बहुत गहरा धार्मिक भी है। इसे भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है, और इसकी सांस्कृतिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि आज़ादी के फौरन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इसे फिर से बनवाया गया। महमूद की मौत 1030 ईस्वी में हुई, लेकिन उसकी विरासत बड़ी उलझी हुई है। वो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक था। एक तरफ वो एक बेरहम हमलावर था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दरबार में अल बिरूनी और फिरदौसी जैसे बड़े बड़े विद्वान भी थे। अब जैसे ही गजनवी साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा, इतिहास के मंच पर एक नई ताकत की एंट्री हुई। ये ताकत आई गौर नाम के एक छोटे से पहाड़ी इलाके से, जो कभी खुद गजनी के ही कंट्रोल में था। गौर का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने भी भारत पर हमला किया, लेकिन गजनवी के ठीक उलट उसे शुरुआत में ही एक जोर का झटका लगा। 1178 में गुजरात के पाटन में उसे एक बड़ी हार झेलनी पड़ी, और ये हार उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित हुई। लेकिन इस शुरुआती हार से गोरी रुका नहीं, बल्कि इसने उसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद जो लड़ाइयां हुईं, उन्होंने उत्तर भारत की तकदीर हमेशा के लिए तय कर दी। गौरी के अभियानों को अगर सही से समझना है, तो हमें उसकी 3 सबसे जरूरी लड़ाइयों पर ध्यान देना होगा। इन लड़ाइयों के नतीजों ने ही हिंदुस्तान का सियासी नक्शा बदल के रख दिया। अब तराइन की लड़ाइयों में देखिए कि कैसे किस्मत का पासा पलटा। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। ठीक एक साल बाद 1192 में वो पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा, और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने एक जबरदस्त जीत हासिल की। और फिर 2 साल बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई में जीतने दो उत्तर भारत में उसकी धाक जमा दी। और यहीं पर गौरी गजनवी से एकदम अलग था। उसकी जीत का मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था। उसका असली प्लान तो भारत में एक पक्की मुस्लिम हुकूमत की नींव रखना था। ये वो मोड़ था
जहां जीत अब शासन में बदल रही थी। तो भारत में जो इलाके उसने जीते थे, उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गोरी वापस गजनी चला गया। और उसके इसी एक कदम ने अनजाने में ही सही भविष्य की दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। 1206 में उसकी हत्या हो गई, लेकिन जो विरासत वो छोड़ गया वो सदियों तक कायम रही। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं। एक हमलावर सिर्फ दौलत चाहता था, दूसरे ने एक पूरा साम्राज्य बना दिया। आखिर एक लूटपाट वाले हमले और एक स्थायी हुकूमत में असल फर्क क्या होता है, और इनकी अलग अलग कहानियां हमें आज क्या सिखाती हैं?